मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना होता है। लेकिन अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो असर्टिव सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें सिर्फ एक बदलाव होता है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। और अगर हम एक्टिव से पैसिव बदलते हैं तो अगर हमें कंफ्यूजन होता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे बदलें, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले अंदर लिख देते हैं और उसके बाद बनाने के बाद हमें वापस हेल्पिंग वर्ब को कर देते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं, फिर आज हम लोग दो चीजें सीखेंगे, WH वर्ड्स जिसमें हमारा विशेष फोकस रहेगा हु, हुम और व्हाट पर, और हाउ मच और हाउ मेनी पर, और एक चीज हम लोग सीखेंगे कि डबल ऑब्जेक्ट्स रहने पर हमें क्या करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले एक एग्जांपल से शुरू करते हैं कि हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस को बनाते समय बेसिक क्या चेंजेस करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक एग्जांपल है, मैंने कहा इज ही प्लेइंग द मैच, इज ही प्लेइंग द मैच। तो हमें कुछ करना नहीं है, आपको एक्टिव पैसिव बनाते समय एक बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है असर्टिव सेंटेंसेस का। असर्टिव सेंटेंसेस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और सब ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि सारे सेंटेंसेस को उस फॉर्मेट में पहले लेते आए और तब उसके बाद बनाए, और जो प्रोसेस आपने किया है असर्टिव में जाते समय उसका बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस कर दीजिए और वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाएगा। अगर आपको इस सेंटेंस का पैसिव बनाना हो तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं अगर आपको रूल पता हो तो, अदरवाइज आप क्या करिए, इस हेल्पिंग वर्ब को लेके अंदर रख दीजिए। क्यों? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और तब ऑब्जेक्ट। इसके अलावा इधर क्या है इधर क्या है इससे कोई आपको लेना देना नहीं है, बस आप नॉर्मली इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। तो जब आप इसको अंदर लेके आते हैं तो आपका सेंटेंस कुछ ऐसा हो जाता है, ही इज प्लेइंग द मैच। अब आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस की तरह दिखने लगा। अब आप इसको बना लीजिए और वापस आपने जो हेल्पिंग वर्ब इसको दिया था उसको वापस निकाल लीजिए। हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे तो भी जो हेल्पिंग वर्ब आपको चेंज होकर मिलता है बस उसको बाहर निकाल लेना है। कैसे बनाएंगे इसको? ही इज प्लेइंग द मैच, तो हो जाएगा द मैच इज बीइंग प्लेड, सॉरी यस, द मैच इज बीइंग प्लेड बाय हिम। अब आपको क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को वापस बाहर निकाल देना है। इज यहां चलाएगा और यहां से हट जाएगा और लास्ट में आपका सेंटेंस हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो एक सिंपल सा प्रोसेस करके हम लोग सेंटेंस को क्या कर सकते हैं। मैं आप लोग को बता रहा था कि कैसे हम लोग नॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में बनाने से पहले सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा चलेंगे, हम लोग उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देंगे। और असर्टिव में बदलने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को अंदर लेना होता है और जब बना लेंगे तो वापस हेल्पिंग वर्ब को अपनी जगह पर रख दीजिए, सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो पैसिव बनाने से पहले आप उसको असर्टिव में चेंज कर लीजिए। अगर इसी जगह पर कोई WH वर्ड दिया हो तो क्या करेंगे, यानी इज ही प्लेइंग द मैच की जगह अगर सवाल थोड़ा सा चेंज हो और कहे वेयर इज ही प्लेइंग द मैच, सेंटेंस हो वेयर इज ही प्लेइंग द मैच, तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप इस WH वर्ड को जहां है वहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जहां है वहीं पे वापस लिख दिया जाएगा और अभी तक आप जैसे बना रहे थे उसको वैसे ही बनाइए। इज ही प्लेइंग द मैच को आप पहले कर लीजिए, ही इज प्लेइंग द मैच। जब ये हो जाएगा ही इज प्लेइंग द मैच, तब आप इसको वापस बदल देंगे पैसिव में, द मैच इज बीइंग प्लेड बाय हिम, और फिर वेयर को जहां था वहीं उतार दीजिए, वेयर इज ही प्लेइंग द मैच, तो वेयर इज द मैच बीइंग प्लेड बाय हिम। आपको दिक्कत कहां आएगी? आपको दिक्कत आएगी 4 अलग अलग क्वेश्चन वर्ड्स में, जहां पे आप परेशान हो जाएंगे कि हम क्या लेके जाएं और क्या लेके। पहली दिक्कत आएगी आपको हु में, दूसरी दिक्कत आएगी हुम में, तीसरी दिक्कत आएगी व्हाट में, और उसके बाद दिक्कत आएगी हाउ मच और हाउ मेनी वाले सेंटेंसेस में। हाउ मच और हाउ मेनी वाले सेंटेंसेस में, हाउ मच और हाउ मेनी में भी क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि ये भी हु और व्हाट की तरह ही काम करते हैं। अभी मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा। तो इन सारे क्वेश्चन वर्ड्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्वेश्चन वर्ड्स को आप नॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरह बना सकते हैं। आप उस क्वेश्चन वर्ड को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप इसको पहले बना लीजिए और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन वर्ड को वही का वही उतार दीजिए। आप वेयर हो, व्हेन हो, वाई हो, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको दिक्कत आएगी
हु, हुम, व्हाट और हाउ मच और हाउ मेनी पर। तो एक एक करके मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूं और इसके बाद हम लोग मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि हम लोग अगर हु से बात करेंगे तो हु का यूज करते क्यों है। अगर मेरा क्वेश्चन वर्ड है हु, तो आपको पता होना चाहिए कि हु का अर्थ होता है कौन या किसने। हु का अर्थ होता है कौन या किसने, और ये आता किसके लिए है, ये आता है सब्जेक्ट के लिए। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है तो हम लोग पैसिव बताते समय सब्जेक्ट को कहां लेके चले जाते हैं, लास्ट में। लेकिन जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही अननोन होगा तो क्या करेंगे। तो एक है आपके लिए डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड सीख लीजिए। इसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक उसको नहीं कहेंगे, कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर आप कोई फॉर्मूला, कोई स्ट्रक्चर भूल जाते हैं तो फिर कैसे बनाएंगे। अक्सर हमारे साथ समस्या होती है कि हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स याद नहीं रख पाते हैं। तो वॉइस में स्ट्रक्चर याद रखना ही नहीं आपको, ना ये याद रखना है कि सेंटेंस किस टेंस में है, ना ये याद रखना है कि कौन से स्ट्रक्चर पे किस तरीके का पैसिव। आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान रखना है असर्टिव का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी याद रखने में दिक्कत है तो बस ऐसे याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब वर्ब याद रहेगा तो आपको पता रहेगा कि उसमें पहला हेल्पिंग वर्ब होता है, बाकी दूसरा मेन वर्ब होता है। या एक से ज्यादा वर्ब्स होंगे तो अंतिम वाला मेन वर्ब होगा, पहले बाकी सारे हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। चलिए, तो जब आपका सेंटेंस हु से शुरू होता है तो आपको क्या करना होता है, यहां ध्यान रखिए। पहली बात कि अगर आपने सेंटेंस शुरू किया हु से, जैसे कि एग्जांपल, हु इज प्लेइंग द मैच, हु इज प्लेइंग द मैच, आपने क्वेश्चन बना लिया। अब आप जरा गौर करिए, हु किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए। अगर इस हु की जगह कोई सब्जेक्ट रहा होता तो वो वहां चला जाता कि नहीं चला जाता, चला जाता। तो आप थोड़ी देर के लिए हु को ही सब्जेक्ट मान लीजिए, जस्ट लाइक ही। यहां पे एक इमेजिन करिए कि ये हु नहीं लिखा है, ये ही लिखा है। अगर आर रहता यहां पे तो यू इमेजिन कर लेते, सिंपल सी बात है। अब आप क्या करते हैं, इस ही को उठा के वहां लेके जाते हैं। हम दोनों को लेके जाएंगे बारी बारी से, सिर्फ समझने के लिए, तब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूंगा। स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं तो स्ट्रक्चर वाला फॉर्मेट रखिएगा, स्ट्रक्चर याद नहीं रख सकते तो आप लोग ये वाला मेथड याद रखिएगा। सब लोग ध्यान से देखिए। अब हम क्या करते हैं, ही को उधर लेके जाते हैं, हम हु और ही दोनों को लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे, समझने के लिए। तो द मैच से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा, द मैच इज प्लेइंग हो जाएगा बीइंग प्लेड। अब आइए, अब ही को लेके जाते हैं। मैं यहां पे एक लाइन खींच देता हूं, इसलिए लाइन खींच रहा हूं ताकि ही वाला और हु वाला दोनों लिख सकते हैं। ही लेके आते हैं तो यहां क्या होता है, हिम होता है, और यहां पे उसके आगे क्या लगाते हैं, बाई। सिंपल सी बात है, अगर ही होता तो। उसी तरीके से हु जब ऑब्जेक्ट, हु जब यहां आएगा तो वो हो जाएगा हुम। क्यों, क्योंकि हु सब्जेक्ट का काम करता है, और हम सब जानते हैं कि प्रोनाउंस जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आते हैं तो उसका केस चेंज करके हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिख देते हैं। तो अब यहां ध्यान रखिए कि ये जो हु है वो यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा, और उसके पहले हम क्या लगाएंगे, बाई। ठीक, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है कि अगर आप इसको करेंगे तो कैसे करेंगे। चलिए देखिए, अब एक बात बताइए, ही रहता तब तो हम बाई हिम यहां पे लिखते, लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर सेंटेंस WH वर्ड्स वाला हो, क्वेश्चन वाला हो, तो WH वर्ड्स हमेशा सेंटेंस के शुरू में लिखे जाते हैं। कहां लिखे जाते हैं, शुरू में लिखे जाते हैं। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि ये पूरा का पूरा उठा के शुरू में लेके आइए, ऑप्शन नंबर 1। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस बाई को यहीं छोड़ दीजिए और इसको उठा के लेके आइए। लेकिन जब आप इस होम को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये तो वापस वैसी जगह पर हो जाएगा जिस जगह पर सब्जेक्ट होता है। तो हु जब सब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाएगा तो हु ही लिखा जाएगा, और ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाएगा तो हुम लिखा जाएगा। तो आपको एक चीज यहां पे जानना बहुत जरूरी है कि प्रीपोजिशन के बाद और वर्ब्स के बाद आने वाले प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखे जाते हैं, या यूं कहिए ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो बाई एक प्रीपोजिशन होता है, और बाई के साथ आप देख सकते हैं कभी भी सब्जेक्टिव, बाई ही नहीं लिखते हैं, बाई हिम लिखते हैं, बाई आई नहीं लिखते हैं, बाई मी लिखते हैं, इसीलिए बाई हिम लिखा गया है। तो अगर आप इस बाई को साथ में लेके आएंगे तब ये मजबूरी हो जाएगी कि हम हुम को हुम ही लिखेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो बाई को यहीं छोड़ दीजिए और हुम को उठा के इधर लेके आइए और हु कर दीजिए। ठीक, अब पहला काम तो आप कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन में तो एक और रूल है ना कि हेल्पिंग वर्ब हमारा हमेशा सब्जेक्ट के
पहले या यूं कहिए WH वर्ड के तुरंत बाद लिखा जाता है। तो हम अगर इस whom को उठा के यहां लेके आते हैं अकेले, तो यहां लिख देंगे इसको who, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है वापस मैच के पहले आ जाएगा। ये पहला तरीका होगा। और नहीं तो इस who की जगह हम उस by whom को पूरा पूरा उठा के लेते आएंगे यहां पे, और अगेन वही काम होगा, हेल्पिंग वर्ब मैच के पहले। तो अब अगर आप इसको फाइनल आंसर देखना चाहते हैं तो इसका फाइनल आंसर होगा हु इज द मैच बीइंग प्लेड बाय, हु इज द मैच बीइंग प्लेड बाय, या बाय हुम इज द मैच बीइंग प्लेड। तो यानी कि या तो आप यहां पे हु लिखिए, क्योंकि चूंकि ये सब्जेक्ट की जगह है तो सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस, तो ये सब्जेक्ट की जगह है इसलिए सब्जेक्टिव केस, और बाई के बाद यानी कि प्रीपोजिशन के बाद हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं इसलिए ऑब्जेक्टिव केस। तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट है कि आप जैसे ही को, यानी कि हु किस चीज का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, या यूं कि ये सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा है, तो हमने उसकी जगह एक सब्जेक्ट इमेजिन कर लिया। आप यहां लिख के बनाइए या इमेजिन करके बनाइए। इमेजिन कर लीजिए कि ये हु नहीं है, ही है, आप ही यहां लेके गए हैं तो बाई हिम हो गया है, वैसे ही हु यहां लेके आए हैं तो बाई हुम हो गया है। चूंकि बाई हिम नॉर्मल सब्जेक्ट है, आप यहां छोड़ सकते हैं, लेकिन हुम को यहां नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये उसकी जगह नहीं है, इसकी जगह होती है सेंटेंस की शुरुआत में। समझ में आ रहा है सबको? तो जब आप शुरुआत में लेके आएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप प्रीपोजिशन के साथ लेके आइए, जैसे मान लीजिए आप कहें तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, और नहीं तो हु आर यू टॉकिंग अबाउट। तुम किसके साथ वहां जा रहे हो, विथ हुम आर यू गोइंग देयर, या हु आर यू गोइंग देयर विथ। तो आप ऐसे समझिए कि प्रीपोजिशंस को आप सेंटेंस के, जैसे तुम कहां से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, या फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। अब बहुत फॉर्मल है तो आप प्रीपोजिशन को क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू में लगा सकते हैं, लेकिन बहुत फॉर्मल नहीं है, नॉर्मल वे में, कैजुअल वे में भी बात कर रहे हैं, तो आप प्रीपोजिशन को लास्ट में लिख सकते हैं। ऐसा ये प्रीपोजिशन का रूल है। प्रीपोजिशन के प्लेसमेंट के बारे में जब अगर आप ग्रामर में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में तब लिखे जाते हैं जब हम लोग सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं, या कुछ विशेष परिस्थितियों में भी हम लोग वर्ब के बाद लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हु की जगह बाई हुम लिख सकते हैं, या बाई को लास्ट में लिख के हु लिख सकते हैं। अब मैं आपको इसका डायरेक्ट तरीका बता देता हूं, डायरेक्ट तरीका, ताकि आप लोगों को अगर स्ट्रक्चर वाला, आप स्ट्रक्चर जीवी होंगे, आप स्ट्रक्चर से ही समझ पाते होंगे, तो फिर आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला। तो आपने अभी देखा, ये रहा हु के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको स्ट्रक्चर के वे में लिखना चाहते हैं, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे एक बात और आपको बता दूं मैं, हु सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। तो पता कैसे चलेगा कि कब हु सब्जेक्ट है और कब हु ऑब्जेक्ट है, ये आप पहले समझिए, इसके बाद आप पैसिव का स्ट्रक्चर समझिएगा, नहीं तो फिर आपका ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। एक बात समझिए, सब्जेक्ट का स्थान होता कहां है? सब्जेक्ट के स्थान सिर्फ दो होते हैं, एक शुरू में जब होगा तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दोनों उसके बाद आएंगे, यानी दोनों इकट्ठे आएंगे, तो इन दोनों के ठीक पहले जो लगा होगा वो उसका सब्जेक्ट होगा। ठीक पहले कहने का मतलब ये हुआ कि उसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आया होना चाहिए। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। दूसरा स्थान कहां होता है सब्जेक्ट का? दूसरा स्थान होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में। जब आपका सेंटेंस नॉर्मल होगा या हु से शुरू होगा, तब आपका सब्जेक्ट जो है वो शुरू में, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों एक साथ बाद में आएंगे। लेकिन अगर आपका नॉर्मल क्वेश्चन होगा सेंटेंस, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में, जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने कहा ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक हैं, तो आप ही को हटा के यहां हु लिख सकते हैं, हु इज अ टीचर। तो देखिए इसके बाद वर्ब है, इसके बाद वर्ब है। अगर आप लिखेंगे ही इज टीचिंग इंग्लिश, ही इज टीचिंग इंग्लिश, तो आप यहां पे भी ही को हटा के हु लिख सकते हैं, हु इज टीचिंग। हर हाल में ये जब यहां पे लिखा गया है तो आपका हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों साथ में है, यानी कि सब्जेक्ट अगर यहां पे शुरू में लिखा जाएगा तो या तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों, या फिर V1 V2 V3 होगा, सॉरी V1 V2 V5 होगा, तो यहां पे लिखा जाएगा अकेले। अब एक चीज सोचिए, एक तो जगह ये हो गई, दूसरी जगह जैसे इज ही टीचिंग, इज ही टीचिंग, या फिर आप कह सकते हैं व्हाट इज ही टीचिंग। इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए।
ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब, दोनों के बीच में है ये। यहां पे भी देखिए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों के बीच में है ये। मैंने अभी आपको क्या बताया कि या तो आपके पास दो ऑप्शन होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आता है, या फिर सब्जेक्ट सबसे शुरू में आता है और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों आता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर इस पोजीशन पर भी ना रहे हु और इस पोजीशन पर भी ना रहे तो हु इस पोजीशन पर तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये बीच में है। अगर हु सब्जेक्ट का काम करे चाहे ऑब्जेक्ट का काम करे, जब भी आएगा शुरू में आएगा। ठीक है, तो अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं। हु इज हेल्पिंग यू? तुम्हारी मदद कौन कर रहा है? ध्यान से देखिए, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, यानी अगर ये दोनों साथ में आए हैं तो ये हु क्या है? आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि ये शुरू में आया है और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों में है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसे कहेगा हु आर यू, या इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, हु इज ही हेल्पिंग? इस सवाल को पढ़िए और इस सवाल को पढ़िए। यहां पे जो हु है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है। लेकिन यहां पे हु देखिए, यहां पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में तो एक प्रोनाउन ऑलरेडी घुसा हुआ है। और मैंने बताया था कि कोई भी वर्ड सब्जेक्ट तब होता है जब उसका या तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों उसके बाद हो, या वो शब्द हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में हो। तो हु इज ही हेल्पिंग, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस में लिखा भी है। तब ये क्या काम करेगा? जब ये सब्जेक्ट है तो फिर ये ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब देखिए, हु इज हेल्पिंग यू, तुम्हारी मदद कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो मैं यहां लिख सकता हूं ही इज हेल्पिंग यू, वह तुम्हारी मदद कर रहा है। यानी कि अगर हु सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन से रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन हु इज ही हेल्पिंग, तो यहां पे तो ऑलरेडी सब्जेक्टिव है ना, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों किसके लिए आया है? ही के लिए। हु के लिए तो कुछ आया ही नहीं है। तो जिस प्रोनाउन के लिए वर्ब ही ना आया हो वो प्रोनाउन सब्जेक्ट कैसे होगा? वर्ब तो सब्जेक्ट के लिए आता है, और यहां पे इसके लिए तो वर्ब आया ही नहीं है, वर्ब तो इस ही के लिए आए हैं। तो ये फिर किस चीज का काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। यहां पे इसका अर्थ होगा तुम्हारी मदद कौन कर रहा है। यहां पे हु इज हेल्पिंग यू, और यहां पे होगा वह किसकी मदद कर रहा है। हु इज हेल्पिंग यू, तुम्हारी मदद कौन कर रहा है, और यहां पे हु इज ही हेल्पिंग, वह किसकी मदद कर रहा है। तो यहां पे हु क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो इन दो सवालों को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप खूब आराम से समझ जाएंगे कि कब हु सब्जेक्ट का काम करेगा और कब हु ऑब्जेक्ट का काम करेगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की। हु प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको मैंने असर्टिव में बदलकर तरीका बता दिया। अब आप डायरेक्ट मेथड सीखिए। पहला मेथड आपका यह है कि आप इस हु को बाय हुम में चेंज कर दीजिए। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ज्यों का त्यों, इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद ये जो मेन वर्ब है वो बी प्लस V3 में चेंज हो जाएगा। यानी ये जो है वो जाके इन दो भागों में टूट जाएगा, बी प्लस V3, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहां चला आएगा। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है प्लस हु के हिसाब से था, अब ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, वही जो नॉर्मल रूल है। आप हु को अगर ही मान लेते हैं, ही इज हेल्पिंग यू, तो ही हो जाएगा क्या? बाय हिम, और यू इधर चला जाएगा तो इज किस में चेंज हो जाएगा? आर में। बिल्कुल उसी तरीके से ये हु तो अब ऑब्जेक्ट बन गया, भले लिखा यहां गया है लेकिन ये तो काम वहां वाला कर रहा है। तो जब वो ऑब्जेक्ट आता है तो अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट में पैसिव में किसके अनुसार हो जाता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जो एक दूसरा मेथड है आपके पास वो ये है कि आप इस हुम को मत लिखिए, आप यहां डायरेक्ट क्या लिखिए? हु, और हु के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 जैसा ऊपर में है, और सिर्फ क्या करिए? बाई लगा दीजिए लास्ट में। अभी भी काम वही होगा, ये इसके अनुसार और ये तो इसके अनुसार था ही। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं आपके हु के। अगर आप स्ट्रक्चर से समझना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाइए, और अगर आप नॉर्मल मेथड से समझना चाहते हैं तो नॉर्मल मेथड से बनाइए। हु में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने हु पे इतना सारा जोर दिया। व्हाट और हु में उतना कंफ्यूजन नहीं होगा आपको जितना कंफ्यूजन आपको हु में हो रहा है। अब एक चीज बताइए, हु तो काम करता है सब्जेक्ट का, तो हम सब्जेक्ट वहां पे इमेजिन करके बना सकते हैं, या इसी को सब्जेक्ट मान के लास्ट में ले जा सकते हैं और फिर वापस इसको वापस लिख सकते हैं। व्हाट और हुम क्या करते हैं? व्हाट और हुम काम करते हैं ऑब्जेक्ट्स का।
और यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और आएगा डबल ऑब्जेक्ट का, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को बताते हैं, तो मैं उसके बारे में भी अभी जस्ट बताऊंगा आप लोगों को। और अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे तो कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले मैं डबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, तब उसके बाद मैं आपको व्हाट और हुम पे आधारित सेंटेंस बताऊंगा। ठीक है, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, ये तो हम लोगों ने देखा। अब मैं बात करता हूं पहले डबल ऑब्जेक्ट्स की, क्योंकि व्हाट और हुम का कॉन्सेप्ट भी उसी में छिपा हुआ है। चलिए देखते हैं डबल ऑब्जेक्ट्स। देखिए डबल ऑब्जेक्ट्स का अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो हुम और व्हाट दोनों के बारे में समझ जाएंगे। तो पहले डबल ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, तीन वर्ड्स हु, हुम और व्हाट। हु सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, हुम लिविंग ऑब्जेक्ट। लिविंग ऑब्जेक्ट मैं इसलिए कहता हूं, कुछ लोग इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, मैं इसको लिविंग ऑब्जेक्ट कहता हूं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। और एक होता है व्हाट, जिसको आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, यानी कि ये सजीव और ये निर्जीव। तो जो आपका हु है, अगर इससे सवाल बनता है, इसका मतलब यह है कि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, जब सब्जेक्ट आपके पास होगा नहीं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है कि हु जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए भी आता है। थोड़ा सा एडवांस ग्रामर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हु केवल सब्जेक्ट के लिए नहीं। तो आपको मैंने अभी जस्ट पहचान बताया कि अगर हु शुरू में हो और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आया हो, या डायरेक्टली मेन वर्ब आया हो, हु इज टीचिंग यू, हु टॉट यू, हु टीचेज यू, इसका मतलब यह कि हु यहां सब्जेक्ट है। लेकिन अगर सेंटेंस में होगा हु इज ही टीचिंग, हु डज ही टीच, हु डिड ही टीच, इन सारे सेंटेंसेस में हु ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तब आपको हु ऑब्जेक्ट मान के बनाना होगा, तब वहां पे हु जो है वो इक्वल टू हुम होगा। जो ट्रीटमेंट आप हुम के साथ करते हैं वही ट्रीटमेंट मैं हु आपको एज एन ऑब्जेक्ट भी दिखा देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रह जाएंगे। अगर हु, अभी तक तो आपने देखा कि हु सब्जेक्ट था तो हमने उसका पैसिव बना लिया, लेकिन ये सीख लीजिए, बहुत जगह आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। हु एज एन ऑब्जेक्ट, इसका अगर पैसिव बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? देखिए ये मैं भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं आप लोगों के साथ ही। हु इज ही टीचिंग। अब कोई कहेगा कि हु से भी सवाल है और सब्जेक्ट भी है, इसका पैसिव कैसे बनेगा? अब एक चीज दिमाग में रखिए कि आपको यहां पे ये इमेजिन करना है कि ये हु किसके इक्वल है? हुम के। तो जब मैं हुम का रूल बताऊंगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको लगे हाथ बता देता हूं कि अगर हु सब्जेक्ट होगा तो आप हु को बाई हुम में चेंज करते हैं, या फिर बाई लेकर चले जाते हैं लास्ट में और यहां लिख देते हैं हु। लेकिन अगर हु ऑब्जेक्ट रहा तो भी वही काम करना है, हु का हु ही लिखेंगे। ये रहा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहां चला जाता है? वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट जब वर्ब के पहले आता है तो सब्जेक्ट भी तो वर्ब के बाद जाता है। तो जैसे ही ये इधर जाएगा आपके पास क्या बचा? इज और टीचिंग। तो इज को तो यही उतार दीजिए, और टीचिंग आपका वर्ब का कौन सा रूप है? V4। ये हो जाता है बीइंग टॉट, और ये ही इधर जाता है तो हो जाता है बाई हिम। बस खत्म कहानी। तो आप अगर हु से सेंटेंस देखते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पहचानिए कि हु आपका सब्जेक्ट के लिए आया है कि ऑब्जेक्ट के लिए आया है। अगर हु सब्जेक्ट के लिए आया होगा तो बीच में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, और अगर हु ऑब्जेक्ट के लिए आया होगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में पक्का एक सब्जेक्ट मिलेगा। इन दोनों को डिफरेंशिएट करना आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो आप वाक्य को गलत बना के चले आएंगे। चलिए, तो मैंने आपको यहां बता दिया कि हु यहां पे किसके इक्वल है? हुम के इक्वल, यानी अगर हुम से भी बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। चलिए अब बात करते हैं डबल ऑब्जेक्ट्स की। तो हमारे पास जो डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं हुम और व्हाट। हु होता है लिविंग ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सजीव, और व्हाट होता है निर्जीव। किसी किसी वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट आता है और किसी किसी वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, आई गेव हिम माई पेन।
मैंने उसे अपनी कलम दी। मैंने उसे जब अपनी कलम दी तो देने वाला मैं, तो किसने दिया? किसने दिया? मैंने। अगर ये नहीं होता तो सवाल किससे बनता? हु से बनता। मैंने किसे दिया? अगर ये नहीं होता तो सवाल किससे बनता? हुम से। और इसी को हम लोग चाहते तो हु से भी बना सकते थे। और मैंने क्या दिया? कलम दी। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आपका सब्जेक्ट है तो हु से सवाल नहीं होगा, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो हु से सवाल होगा। अगर आपका ये लिविंग सजीव ऑब्जेक्ट है तो फिर हुम से सवाल नहीं होगा, और अगर ये नहीं है तो ही हुम से सवाल होगा। और इसी के पैरेलल हम हु से भी सवाल कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा। और अगर आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं होगा तभी आपको व्हाट से सवाल देखने को मिलेगा। तो ये तीनों क्वेश्चन वर्ड्स जो है वो रेस्पेक्टिवली सब्जेक्ट के लिए, लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि क्या रहेगा तो कैसे सवाल तैयार होगा। अगर आपका सब्जेक्ट है तो हु से सवाल नहीं है, और सब्जेक्ट नहीं है तो सवाल हु से है। आप देख लीजिए, मैं यहां से हटा के दिखाता हूं। हु गेव हिम माई पेन? उसे मेरी कलम किसने दी? तो जब इससे सवाल बनाएंगे तो इसको या तो यहां पे बाई हुम लिखेंगे या हु का हु लिखेंगे, बाई लिख देंगे लास्ट में। अब अगर यहां पे आई है, अगर ये नहीं होता, मान लीजिए ये नहीं होता, तो यहां सवाल हुम से शुरू होता, हुम, और ये V1 में चेंज हो जाता तो यहां लग जाता डिड। हुम डिड आई गिव माई पेन, ये यहां से रिमूव हो जाएगा तो सवाल किससे बनेगा? हुम से। हुम डिड आई गिव माई पेन। और अगर मैं आई गेव हिम, अब मैं इससे सवाल नहीं चाहता हूं, अब मैं इसको सवाल के रूप में लेके चाहता हूं। आई गेव हिम माई पेन, तो जब इससे इसके लिए सवाल था तो इसको चेंज कर दिया हु में। जब सवाल इसके लिए था तो हमने यहां पे लिख दिया हुम और इसको हटा दिया। अब जब इसके लिए सवाल होगा तो इसको गायब कर देंगे और इसके लिए लगाएंगे यहां पे क्या? व्हाट। अगेन जैसे ही व्हाट लगेगा फिर इसमें से डिड निकल के चला आएगा यहां पे, और ये गेव हो जाएगा गिव। क्यों? क्योंकि आप नॉर्मल इंटेरोगेटिव बनाते हैं जब, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालते हैं, तो V1 के लिए डू, V2 के लिए डिड और V5 के लिए डज निकालते हैं। ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया है, तो उसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सारे वीडियोस लाइन से देखिए तभी आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो हमने अभी यहाँ पे सिर्फ ये प्रूव किया कि डबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। डबल ऑब्जेक्ट्स, एक सजीव और एक निर्जीव, एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहिए। तो आप क्या करेंगे? अगर आप इससे क्वेश्चन बनाएंगे तो हुम या हु से क्वेश्चन बना सकते हैं, इससे क्वेश्चन बनाएंगे तो हु से क्वेश्चन बना सकते हैं, और इससे क्वेश्चन बनाना होगा तो व्हाट से बनाएंगे। तो अभी मैं आपको दो तरीके के पैसिव सिखा रहा हूं, एक बिना क्वेश्चन वाला, डबल ऑब्जेक्ट रहे तो क्या करना है, और एक कि इन दोनों में से किसी के भी बदले में। एक चीज यहां पे अभी याद रखिएगा कि सब्जेक्ट की जगह वर्ब के पहले होती है और ऑब्जेक्ट्स की जगह वर्ब के बाद होती है। तो मैं क्वेश्चन वर्ड्स को उसी जगह पे लिखूंगा जिस जगह पर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले हम लोग सवाल बना लेते हैं, और इसी सवाल पर उस दोनों व्हाट और हुम का भी निर्भर है, इसलिए इसको याद रखिए। अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हुए, इन दो ऑब्जेक्ट्स का एक बहुत बड़ा रूल है कि अगर आप लिविंग यानी कि सजीव ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, निर्जीव ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, तो बीच में कोई प्रीपोजिशन या टू या फॉर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे ही गलती से आप इसको आगे कर देते हैं और इसको पीछे कर देते हैं, आप इसको आगे करके यहां लिखिए, चाहे इसको आगे करके यहां लेके चले आइए, या इसके बदले वाला क्वेश्चन वर्ड यहां लेके चले आइए, सजीव ऑब्जेक्ट के साथ आपको टू या फॉर का प्रयोग करना पड़ता है। मैं आपको दिखा देता हूं अभी एग्जाम्पल, ये नहीं पता रहेगा तो फिर वॉइस बनाने में दिक्कत होगी। आई गेव हिम माई पेन, तो मैं ऐसे बोलूंगा आई गेव माई पेन, और हिम इधर चला जाएगा तो मैं लिखूंगा टू हिम। आई गेव हिम माई पेन, जब आपने इसको पहले लिखा इसको बाद लिखा तो आपको कोई ऑब्जेक्ट कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना पड़ा। लेकिन जैसे ही आपने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को आगे और लिविंग ऑब्जेक्ट को पीछे किया, आपको यहां पे लगाना पड़ा टू। और अगर यहां वर्ब गेव की जगह ब्रॉट होता, ब्रॉट, BROUGHT, आई ब्रॉट हिम अ पेन, सेंटेंस कुछ ऐसा होता, तो मैं क्या करता? अगर ए पेन को इधर लेके आता तो यहां हिम के लिए, हिम की जगह मुझे क्या लगाना पड़ता? फॉर। आई ब्रॉट हिम अ पेन या आई ब्रॉट अ पेन फॉर हिम। तो जब आप नॉन लिविंग को आगे और लिविंग को उधर लेके जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द वर्ब आपको टू या फॉर लगाना पड़ता है। और यही काम पैसिव पे भी लागू होगा कि यदि आप किसी एक ऑब्जेक्ट को लेके पैसिव बनाते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट वहां पे छोड़ते हैं,
तो अगर आपने नॉन लिविंग को लेके आगे बनाया है तो लिविंग के पहले टू या फॉर लगाना पड़ेगा, और अगर आप लिविंग को लेके आते हैं तो टू या फॉर नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। आई ब्रॉट हिम अ पेन, अगर मैं इसको लेके बनाता हूं तो ये इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा ही। ब्रॉट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हमने पढ़ा है सेकंड फॉर्म को वाज वर प्लस V3 में तोड़ते हैं, तो ही वाज ब्रॉट अ पेन बाई मी। एक सवाल और लोग पूछते हैं, ये बाई प्लस एजेंट जो है वो लिखा कहां जाता है? देखिए, बाई प्लस एजेंट को लिखने को लेके कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, आप देखिए कि मीनिंगफुल कहां हो रहा है। हाँ, कुछ चीजों को ध्यान रखना कि अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो अपने वर्ब से ही कनेक्टेड रहेंगे, तब आप इसको बीच में नहीं घुसाएंगे, तब आप इसको लास्ट में लिखेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप अकॉर्डिंगली, आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे मीनिंगफुल है तो वैसे ही लगाइए, मीनिंगफुल देखते हुए लगाना है, कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई रूल नहीं बताया गया है। अब अगर मैं इसको लेके बनाता तो कैसे बनाता? ये होता अ पेन वॉज ब्रॉट फॉर हिम बाई मी। तो आपने देखा, अगर मैंने सजीव ऑब्जेक्ट को यानी कि इसको शुरू में लिखा तो मैंने अपेन को जस का तस लिखा, कुछ नहीं लगाया इसके साथ, लेकिन जैसे ही मैंने इसको उठा के यहां रखा, इसको इसके साथ मुझे फॉर लगाना पड़ा। और इसके पहले जो मैंने सेंटेंस लिखा था आई गेव हिम माई पेन, अगर वहां पे मैं माई पेन इधर लेके आता तो हिम के पहले टू लगाना पड़ता, वहां टू सूट करेगा, यहां पे फॉर सूट करेगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ये रही बात आपके डबल ऑब्जेक्ट्स की, ये तो डबल ऑब्जेक्ट्स का कहानी है। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट और हुम की। व्हाट और हुम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप व्हाट और हुम समझ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं व्हाट, और मैं आप लोगों को सबका स्ट्रक्चर भी बताते चलूंगा। मैंने हु का स्ट्रक्चर बता दिया, मैं व्हाट का पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर स्ट्रक्चर बता दूंगा, आपको जिस जो आसान लगे वैसे बना सकते हैं। अब देखिए ये व्हाट हुआ, अगर सेंटेंस होगा व्हाट आर यू डूइंग, एक बात हमेशा याद रखिएगा, WH वर्ड्स जनरली सिंगुलर माने जाते हैं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। अब एक बात बताइए, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका हो गया मेन वर्ब। मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट होता है, और अगर ये दोनों एक साथ होते तो इधर होता, अगर ये यू आर डूइंग होता तो भी यू सब्जेक्ट होता, और आर यू डूइंग है तो भी यू सब्जेक्ट है। अब एक बात बताइए, व्हाट क्या है जी? व्हाट एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्यों? क्योंकि ये निर्जीव चीजों को एक्टिव पैसिव का एक बात और आप लोगों को समझना चाहिए कि नॉन लिविंग थिंग्स एक्शन नहीं करते। नॉन लिविंग थिंग्स एक्शन करते हैं क्या? ये चौक खुद से लिखेगा, ये बोर्ड खुद से पढ़ाएगा, अंग्रेजी खुद से पढ़ाएगी? नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स सिर्फ और सिर्फ मीडियम होते हैं, मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग होते हैं, यानी काम करने के साधन होते हैं, या उनके ऊपर कोई काम किया जाता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स अगर एक्शन की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट्स का ही काम करते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स कभी एक्शन नहीं कर सकते। हाँ, नॉन एक्शन सेंटेंसेस, जैसे मान लीजिए मैंने कहा दिस बोर्ड इज ग्रीन, तो दिस बोर्ड इज ग्रीन, दिस क्लासरूम इज वेरी बिग, दिस कैमरा इज वेरी गुड या वेरी नाइस, तो यहां पे कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है। आई हैव अ पेन, इसमें कोई बिना एक्शन वाले सेंटेंसेस का तो एक्टिव पैसिव सोचना ही नहीं है, क्योंकि बिना एक्शन वाले सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, जहां ऑब्जेक्ट नहीं होता वहां पैसिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई एक्शन ना हो रहा हो उसके बारे में आप एक्टिव पैसिव के बारे में भूल जाइए, और उसका जो शब्द होता है सब्जेक्ट का वो कोई भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। लेकिन यहां पे अब एक चीज बताइए, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, अभी मैंने आप लोगों को सिखाया ऑब्जेक्ट है। अब आप बताइए कि ऑब्जेक्ट का कायदे से स्थान होता कहां पे है? मेन वर्ब के बाद। और मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में आप लोगों से कहा था कि आप चाहे किसी भी टाइप का सवाल बनाइए, अगर खास करके वो इंटरोगेटिव है तो, या किसी भी टाइप का सवाल बनाइए, उसको असर्टिव फॉर्मेट में लिख दीजिए, और असर्टिव फॉर्मेट में लिखने के बाद जब आप बनाएंगे तो आपका काम ही आसान हो जाएगा। देखिए, अगर मैं इसको असर्टिव फॉर्मेट में लिखता हूं तो इसको अंदर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा यू आर डूइंग। अब मुझे एक बात बताइए, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की जगह कहां होती है? मेन वर्ब के बाद। तो मैं क्यों नहीं व्हाट को यहीं लिख दूं, जैसा कि मैंने हु की जगह ही माना था। अगर मान लीजिए व्हाट, या मान के चलिए यू आर डूइंग द वर्क, यू आर डूइंग द वर्क, मैंने वहां पे क्या इमेजिन किया था? हु की जगह ही,
यहां पे मैंने व्हाट की जगह क्या इमेजिन कर लिया, द वर्क। मैं दोनों को लेके आता हूं, आपका काम भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए, हु को हुम में बदलना पड़ा था, हुम को हु में बदलना पड़ता है, क्यों? क्योंकि जैसे आई को मी में बदलना पड़ता है, ही को हिम में बदलना पड़ता है, वैसे हु को हुम में बदलना पड़ता है। वो उस टाइप वाले प्रोनाउंस है, मतलब जिसका ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों होता है। क्या हम राम और मोहन को उधर लेके जाते हैं तो बदल देते हैं? क्या इंग्लिश क्रिकेट मैच उधर से इधर लेके आते हैं तो बदल देते हैं? नहीं, क्योंकि ये नाउन्स हैं। तो ये जो व्हाट है वो किसी ना किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है तो सिर्फ इट या दे को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर व्हाट को हम सिंगुलर मानते हैं तो इट होगा, तो इट उधर से इधर आए चाहे इधर से उधर जाए, उसमें चेंज नहीं होता है। तो व्हाट जब यहां से यहां आएगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? व्हाट। अभी मैंने बताया कि WH वर्ड्स नॉर्मली सिंगुलर माने जाते हैं, हु, हुम और व्हाट स्पेशली। तो अभी एक चीज बताइए, व्हाट यहां चलाएगा, यू कहां चलाएगा? यहां पे, बाई यू। ये ऑब्जेक्ट है ना, यहां चला है, इसकी जगह मैं द वर्क भी लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो व्हाट मैं लेके चला आया शुरू में। अब कोई सोच रहा होगा व्हाट वहां कैसे चला गया, तो याद रखिए मैंने क्या किया, इसको रीअरेंज कर दिया है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मैंने इसको असर्टिव में रीअरेंज कर दिया है, असर्टिव में रीअरेंज कर दिया है। रीअरेंज करके बनाएंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अब चलिए व्हाट आ गया, अब ये उतरेगा नीचे, व्हाट के साथ लगेगा इज, चाहे द वर्क के साथ भी लगेगा इज। ये आपका वर्ब का कौन सा रूप है? बिफोर, बीइंग डन, और ये रहा आपका बाय यू। अब इस वर्क को हटा दीजिए यहां से, इसका कोई काम नहीं, काम खत्म। देखिए आपका पैसिव बन के तैयार हो गया। आपको सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, इसको नॉर्मल फॉर्मेट चेंज कर दीजिए असर्टिव में, और उसके बाद बना दीजिए। असर्टिव में चेंज करने का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट के बदले आता है, तो इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाके लिख दीजिए यू आर डूइंग व्हाट। अब आ गया व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, अब लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, सवाल बन के तैयार। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये याद रखिए, हु है तो सब्जेक्ट का, हुम है तो ऑब्जेक्ट का, और व्हाट भी है तो ऑब्जेक्ट का। तो जो जिसका काम करता है आप उसको असर्टिव में रीअरेंज करके उस क्वेश्चन वर्ड को वहीं पे ले जाके लिख दीजिए। अब आप देखिए ये बन गया, ये याद रखिएगा। अभी मैं आपको डायरेक्ट मेथड दिखाता हूं। डायरेक्ट स्ट्रक्चर, व्हाट का स्ट्रक्चर क्या होता है जी? व्हाट का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। जैसा कि आप देख सकते हैं, व्हाट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब क्वेश्चन मार्क। इसका स्ट्रक्चर है ऐसा होता है, व्हाट का व्हाट, हेल्पिंग वर्ब नीचे, अभी हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग है, अभी हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब बताइए, आपको सबको पता है कि सब्जेक्ट कहां भाग जाता है? वर्ब के उधर, और ऑब्जेक्ट कहां चला जाता है? इधर। ये तो फिक्स रूल है। तो अब देखिए मेन वर्ब हमारा इधर चलाएगा, बी प्लस V3। अब ये जिस फॉर्म में होंगे उस फॉर्म के हिसाब से, और ये इधर चला जाएगा बाई प्लस सब्जेक्ट। और बार बार मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये बाई परमानेंट नहीं है, यहां पे वर्ब के अकॉर्डिंग दूसरे चीजें भी हो सकती हैं। अब आप गौर करिए, वही स्ट्रक्चर हुआ। अगर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाना शुरू करेंगे तो व्हाट का व्हाट, आर इसके अनुसार है, अब इसके अनुसार ये आर हो जाएगा इज, डूइंग इधर चलाएगा, V4 है, बीइंग डन, और यू हो जाएगा इधर चलाएगा बाई यू। तो वही काम तो हमने तब भी किया था, बिना स्ट्रक्चर वाले में भी हमने सिर्फ व्हाट को उसकी ओरिजिनल जगह पर पहुंचा दिया था, जहां पे व्हाट का आंसर, यानी जिस क्वेश्चन वर्ड का आंसर जहां पे होता है उस जगह पे उसको ले जाकर लिख दीजिए, बना लीजिए। तो हु, हुम और व्हाट को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्वेश्चन वर्ड से कोई हमें परेशानी नहीं होती है। ये समझ में आ गया? हमने डायरेक्ट मेथड भी बता दिया, और इनडायरेक्ट मेथड ये है कि आप इसको असर्टिव में चेंज कर दीजिए, सब्जेक्ट इधर, हेल्पिंग वर्ब इधर, नॉर्मल सेंटेंस, और इसको उठा के उधर। सेम यही काम आपको होम में भी करना है। चलिए होम का भी दिखा देते हैं आपको। देखिए, अगर स्ट्रक्चर डायरेक्ट जानना चाहते हैं तो पहले स्ट्रक्चर जान जाइए। होम का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अब आप खोज रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो ये खुद ही है। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो ये याद रखिएगा, हुम जो है वो हु में चेंज हो जाता है। ठीक वैसे जैसे ही हिम हो जाता है और हिम ही हो जाता है, तो ये हिम है जो ही में बदल गया है, और हुम और हु में जो बदलता है वो ही होता है, हिम में बदल जाता है।
अभी देखिए ये जो है वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब ये जो नीचे उतरेंगे भाई साहब, ये होंगे इसके अकॉर्डिंग। फिर बीच में आपका इधर b प्लस वी थ्री, बी प्लस वी थ्री, मतलब ये वर्ब जो है वो V3 में हो जाएगा और इसका फॉर्म B को दे दिया जाएगा। और ये आपका बाई प्लस सब्जेक्ट या बाई प्लस एजेंट आप इसको कह सकते हैं। ये तो रहा स्ट्रक्चर। अगर इसको हम लोग ऐसे बना दें, whom आर यू टीचिंग, तुम किसे पढ़ा रहे हो? तो whom आर यू टीचिंग, तो whom नीचे उतरेगा, who हो जाएगा। आर इसके अकॉर्डिंग है, ये जब उतरेगा, मैंने बताया इसको नॉर्मली आप लोग सिंगुलर मानते हैं, इज। टीचिंग इधर चलाएगा, दो भागों में बढ़ जाएगा, टीच हो जाएगा टॉट, और इसका आईएनजी फॉर्म हम किसको दे देंगे? बी वर्ब को, तो ये हो जाएगा बीइंग। और ये यू इधर चला जाएगा, हो जाएगा बाई यू। अब एक चीज दिमाग में बैठाइए, इस आंसर को दिमाग में एकदम आंख में कैप्चर कर लीजिए कि हु में बदला, आर या आर इज में बदला, यू बाई यू हो गया और टीचिंग बीइंग टॉट हो गया। अब मैं आपको इसी सेंटेंस को असर्टिव में बदल के बनाना सिखाऊंगा। ओके, चलिए इसको अच्छे से दिमाग में कैप्चर कर लीजिए। और अब इसको मैं हटाता हूं। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इसको असर्टिव में चेंज करूंगा तो क्या होगा? इसको अंदर लेके जाऊंगा, ये चूंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां होता है? मेन वर्ब के उधर, तो इसको उठा के मैं कहां लेके जाऊंगा? यहां पे, यहां। ठीक है, देखिए लिखता हूं मैं मिटा के इसको। अगर इसको असर्टिव में लिखा जाए तो सेंटेंस हो जाएगा यू आर टीचिंग whom। असर्टिव फॉर्मेट में आ गया ये। अभी मैंने कहा कि आप यहां पे जैसे आपने हु की जगह ही माना था, व्हाट की जगह द वर्क माना था, ऐसे हुम की जगह हिम मान लीजिए। जब हु की जगह ही तो हुम की जगह हिम मान लीजिए। अब अगर ये हिम इधर आता है तो क्या बन जाता है? ही बन जाता है। मैं नीचे लाइन खींच देता हूं, ही बन जाता है। वैसे हुम जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? हु। अभी ये आर यू के अनुसार है, जब ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाता है। तो ये जब नीचे उतरेगा तो इज, इसके लिए भी तो इज ही होगा। अब आइए, ये आपका वर्ब का कौन सा रूप है? बिफोर बीइंग टॉट। और अब ये यू जो है वो इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? बाई यू। तो देखिए आपका काम हो गया। तो आपके पास है, आप स्ट्रक्चर याद कीजिए या डायरेक्टली असर्टिव वाला फॉर्मेट याद रखिए कि वर्ब को उठा के असर्टिव में फॉर्मेट में चेंज करके और बना लेंगे। तो हु, हुम और व्हाट ही ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला था, बाकी में कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब इसके बाद नंबर आएगा हाउ मच और हाउ मेनी का। तो मैं सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि हाउ मच ऑब्जेक्ट्स का काम करेगा, हाउ मेनी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करेगा। देखिए मैं एग्जांपल दिखा देता हूं, उसके बाद आप उसको उसके इक्विवेलेंट मान लेंगे। देखिए अगर होगा हाउ मच प्लस नाउन, आप इसको मानिए इक्वल टू व्हाट। ठीक है, जो काम व्हाट कर रहा है वही हाउ मच प्लस नाउन करेगा। ठीक है, अगर सवाल है हाउ मेनी, हाउ मेनी के साथ दिमाग में बैठाइए पहले। हाउ मेनी के बाद अगर नॉन लिविंग नाउन रहेगा, नॉन लिविंग या थिंग्स लिख लीजिए, हाउ मेनी प्लस नाउन नॉन लिविंग, NL नॉन लिविंग, निर्जीव, हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी बुक्स, ये भी इक्वल टू क्या होगा? व्हाट। ठीक है, अब नंबर आता है हाउ मेनी प्लस नाउन लिविंग, सजीव। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर सकता है। जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो हु की तरह यूज होगा, यानी पहले ये लिखा जाएगा और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आएगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो हुम की तरह काम करेगा, तब एक सब्जेक्ट अलग से आएगा। मैं एग्जांपल दिखा देता हूं। देखिए सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, हु की जैसा ट्रीट करेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, हुम की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लेना है। हाउ मच प्लस नाउन रहेगा तो व्हाट की तरह ट्रीट करेंगे, हाउ मच के साथ नॉन लिविंग नाउन होगा तो भी व्हाट की तरह ट्रीट करेंगे, और हाउ मेनी प्लस नाउन रहेगा और लिविंग नाउन रहेगा तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो हु की तरह ट्रीट करेंगे। नहीं, जो रूल हु के साथ लगता है वो लगाना है। ठीक है, एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा हाउ मेनी बॉयज हैव हेल्प्ड यू, और हाउ
मेनी बॉयज हैव यू हेल्प्ड। इन दोनों सवालों को ध्यान से समझ लीजिए। हाउ मेनी बॉयज हैव हेल्प्ड यू, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में कुछ नहीं आया है, और हाउ मेनी बॉयज इन दोनों के पहले आया, तो ये किसके इक्वल माना जाएगा? हु के इक्वल, यानी हु हेल्प्ड यू, तुम्हारी मदद किसने की, या हाउ मेनी बॉयज हैव हेल्प्ड यू। तो आप इसको बनाते थे तो क्या करते थे? इसके साथ बाई लगाते थे, बाई हुम का प्रयोग करते थे। आप वहीं से कहेंगे बाई हाउ मेनी बॉयज हैव यू बीन हेल्प्ड। और अगर हाउ मेनी बॉयज के साथ क्या लगा हुआ है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और बीच में एक प्रोनाउन, यानी कि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और कि ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो ये किसके इक्वल माना जाएगा? हुम के। तो जो रूल आप हुम के साथ लगाते थे बस यही है कि हु को हुम में और हुम को हु में चेंज कर देते थे। इसको चेंज नहीं करना है, ये जस का तस लिखा जाएगा। हाँ, बाई जो अगर जैसे हु को हम लोग बाई हुम लिखते हैं तो इसके पहले भी बाई लगाएंगे, और हुम को हु में बदलते हैं तो बाई नहीं लिखते हैं, तो इसको पहले बाई लगाने की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको बना के दिखा देता हूं। बाकी वो वाट की तरह जिसको ट्रीट करना है उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो बिल्कुल वाट वाले रूल से बनेगा। मैं इसको दिखाता हूं बना के। हाउ मेनी बॉयज हैव हेल्प्ड यू, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा बाई हाउ मेनी बॉयज हैव यू बीन हेल्प्ड। तो ये हो गया। जैसे मैं क्या करता हूं, हु को किस में चेंज कर देते हैं? बाई हुम में। तो जब हाउ मेनी सब्जेक्ट हु के इक्विवेलेंट होगा तो बाई हुम की तरह बाई हाउ मेनी बॉयज लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब नंबर आता है इस सवाल का, हुम के तरीके से लिखे हुए सवाल का। हुम हाउ मेनी बॉयज हैव यू हेल्प्ड, यानी हुम हैव यू हेल्प्ड। इसको हम लोग लिखेंगे तो इसको जस का तस लिखेंगे। हाउ मेनी बॉयज, अब देखिए ये यू सब्जेक्ट है ना, ये इधर भाग जाएगा, और ये यू क्या था? ऑब्जेक्ट था, तो वर्ब के आगे चलाया, आगे चलाया, वर्ब के आगे चलाया, और ये वर्ब के पीछे चला जाएगा। तो हाउ मेनी बॉयज हैव, और ये बी इन हेल्प इधर था ना, अब यहां हो जाएगा। तो यहां बाई हमने किसके साथ लगाया? इसके साथ, क्योंकि हु को हम लोग बाई हुम में चेंज कर देते हैं, और यहां पे ये हुम है ना, हुम के इक्वल है, इसको किस में चेंज कर देते हैं? हु में। तो हमें इसका केस नहीं चेंज करना है, बस इसके साथ कुछ लगाना नहीं है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप हाउ मच और हाउ मेनी, हु, हुम और व्हाट वाले सवाल बना सकते हैं। इस तरीके से आप जितने टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो सब बना सकते हैं। पिछले 3 वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं, ये चौथा वीडियो है। इसके बाद हम लोग इंपरेटिव, लेट, दैट क्लॉज, देयर से बनता है, और उसके अलावा भी बहुत प्रकार के सेंटेंसेस हैं। हम लोग धीरे धीरे, मैंने आज आप लोगों को डबल ऑब्जेक्ट वाला भी बता दिया लगे हाथ। तो इतनी सारी चीजें अगर आप सीख जाते हैं तो फिर वॉइस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हर तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को पूरे ग्रामर के हर टॉपिक के बारे में आप लोगों को अच्छे से बता दूं, ताकि आप लोगों को जब भी लगे कि आप ग्रामर सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाके और सारे प्लेलिस्ट में खोल के या वीडियोज़ को लाइन बाय लाइन सर्च करके पार्ट 1 पार्ट 2 सर्च करके पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा कि आप लोग वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स तक भी पहुँचाइए, जो लोग भी हम लोगों से यहाँ आके पढ़ नहीं सकते, या जो लोग भी इच्छुक हैं कि ऑनलाइन घर बैठे वो अच्छे से सीखते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ साधन की दिक्कत है, या वो इतने दूरी पर रहते हैं, या समय के साथ समय की दिक्कत है। कोई कहीं पढ़ाता है, कोई कहीं वर्क करता है, वो रेगुलर क्लासेज नहीं कर सकता, तो वो वीडियोज़ के माध्यम से मैं उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से मैं नॉर्मली क्लास में ही पढ़ा रहा हूँ। और ये रिकॉर्डिंग भी मैं क्लास में ही कर रहा हूँ। मेरे सामने हमेशा 2-4 बच्चे रहते हैं जो उनकी भी पढ़ाई हो जाती है और आप लोगों का भी काम हो जाता है। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आएगा और वॉइस अच्छे से आप लोग पढ़ पाएंगे। मैं धीरे धीरे, मैंने नरेशन के 6 पार्ट्स ऑलरेडी बना दिए हैं, और धीरे धीरे मैं और भी सारे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू।